सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे साउंड यानी कि ध्वनि। तो हम बात करेंगे ध्वनि में आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, बेसिक सी चीजों के बारे में बात करेंगे, यानी कि बेसिक क्या होगा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड यानी कि ध्वनि के गुण। तो ध्वनि के हम गुण पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मुझे एक छोटी सी बात यहाँ पर आपको बतानी। मैंने आपको कहा था कि भाई ध्वनि कुछ इस तरीके से चलती है, तरंग है ध्वनि, और ध्वनि कुछ इस तरीके से चलती है। ठीक है, ये ध्वनि हमारी चल रही है, ये हमारी क्या चल रही है, साउंड चल रही है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, इन ऊपर वाले हिस्सों को क्या बोलते हैं। तो इन ऊपर वाले हिस्सों को क्रस्ट कहते हैं, यानी कि हम कहते हैं शिखर, और नीचे वाले हिस्सों को कहते हैं ट्रफ, यानी कि गर्त। एक एक चीज को अच्छे से बढ़िया तरीके से समझ। ठीक है, अब ये तो ऐसे चल रही है, ये क्रस्ट ऊपर का हिस्सा है, ये पूरा ऊपर। ठीक है, ये जो ये कैमल की हम्प होती है ना, जैसे ऊंट की पीठ होती है ऐसे। ठीक, और ये नीचे वाला ये जो पूरा हिस्सा है, इसे हम गर्त कह रहे हैं, यानी कि ट्रफ कह रहे हैं। ठीक, ये बेसिक सी चीजें आपको पहले पता होना चाहिए। तो चलिए फटाफट डायग्राम बनाए, फिर एक एक चीज को समझेंगे कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। नाउ सबसे पहले बात करेंगे एम्पलीट्यूड क्या होता है, यहाँ पर आयाम क्या होता है। एम्पलीट्यूड आयाम, जिसको हम ए से दर्शाते हैं, ए। ठीक है, तो हम इसको कहते हैं द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ क्रस्ट एंड द डीपेस्ट पॉइंट ऑन ट्रफ। इसको कई बार ऐसे भी बोला जाता है, द हाइट ऑफ क्रस्ट एंड द डेप्थ ऑफ ट्रफ। ठीक है, यानी कि आयाम क्या होता है। आयाम हमारे पास होता है शिखर का उच्चतम बिंदु और गर्त का न्यूनतम बिंदु। चलिए नोट करेंगे इसे, फिर सेकंड वाली डेफिनेशन की बात करते हैं। यानी कि शिखर का, शिखर की ऊंचाई और गर्त की गहराई आयाम कहलाती है। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट। अब यूनिट की बात करें हम एम्पलीट्यूड की, तो यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड, अब है तो हाइट ना, तो मीटर। एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम की इकाई क्या होगी, मीटर होगी। ठीक है, आयाम की इकाई मीटर
चलिए दूसरी चीज की बात करेंगे। जो दूसरी चीज है वो है हमारे पास यहाँ पर वेवलेंथ, जिसको कहते हैं तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तरंग दैर्घ्य। ना तरंग दैर्घ्य की अगर हम बात करें, जिसको हम दर्शाते हैं लैम्डा से। लैम्डा ये एक ग्रीक अल्फाबेट है, लैम्डा से हम इसको दर्शाते हैं। अगर मैं वापस फिर से एक तरंग बनाऊं, देखिए तो ये है हमारे पास। अगर मैं पहले थोड़ा सा आपको एम्पलीट्यूड यहाँ पर समझाने की कोशिश करूं, एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या हो गया, देखो एम्पलीट्यूड आयाम क्या हो गया, आयाम हो गया इसकी ये ऊंचाई, ये ऊंचाई, ये है आयाम। ठीक है, ये मिस हो गया था तो इसको देख लो, ये एम्पलीट्यूड है। ठीक है, इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं कि मैक्सिमम पॉइंट कहां पर ये पहुंचा, अधिकतम बिंदु और अधिकतम गहराई ये कहां पहुंचा, इसको आयाम कहते हैं। ये है एम्पलीट्यूड। ए मतलब हो गया एम्पलीट्यूड यानी आयाम। इसको ड्रॉ कर लो, फिर मैं आपको वेवलेंथ समझाता हूं। ठीक है, बना लो इसको, तरंग में ये होता आयाम। चलिए नेक्स्ट बात करते वेवलेंथ की। तो ये है एक वेव की हाइट, और यहां पर आपको दिख रही होगी दूसरे वेव की हाइट, यानी कि ये है पहली क्रस्ट और ये है पहला ट्रफ, दूसरा क्रस्ट, यानी कि पहला शिखर और यह है दूसरा शिखर। और इन दोनों के इन अधिकतम बिंदु, यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी हो गई, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। यानी कि एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट की दूरी या एक ट्रफ से दूसरे ट्रफ की दूरी को हम वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट, यानी कि एक के बाद एक आने वाली दो शिखरों के बीच की दूरी को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे वेवलेंथ को द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट इज कॉल्ड, क्रस्ट बोल लो या ट्रफ भी बोल सकते हैं। क्या कह रहे हैं, एक के बाद एक आने वाली या आने वाले शिखर, आने वाले दो शिखर या गर्त के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। चलिए नोट करेंगे इसे। चलिए, तो बात अगर हम करें तरंग दैर्घ्य की, तो तरंग दैर्घ्य की यूनिट भी क्या होगी, मीटर ही होगी। सो एसआई यूनिट ऑफ वेवलेंथ इज मीटर, यानी कि तरंग दैर्घ्य की एसआई इकाई मीटर है। ठीक है, याद रखिए। देखेंगे इसे फटाफट, फिर बात करते हैं आवृत्ति क्या होती है। बात नेक्स्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी की, कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी से पहले मैं टाइम पीरियड देखो, एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, याद रखिएगा। टाइम पीरियड, जिसको हम कहते हैं समय अंतराल या समय। अब पहले ना इसको समझने से पहले एक तरंग को समझ लेते हैं कि एक तरंग क्या होती है।
आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ये बात नोट में याद रखनी है आपको कि ये एक तरंग है, ये एक तरंग है। एक जो वेव होती है उस वेव को एक वाइब्रेशन भी कहा जाता है और उसी वेव को हम एक ऑसिलेशन भी कहते हैं। अगर आपको यहाँ पर ऐसा कोई शब्द एग्जाम में दिखा, ऑसिलेशन, वेव या वाइब्रेशन, तो समझ जाना ऑसिलेशन बोलेगा तो उसका मतलब तरंग है, और तरंग है यानी कि वाइब्रेशन बोलेगा तो भी उसका मतलब तरंग है। यानी कि एक दोलन को, दोलन मतलब ये वाइब्रेट होना, ठीक है, एक तरंग कहा जाता है और एक तरंग को ही एक कंपन भी कहा जाता है, ठीक है। एक ही ऑसिलेशन को एक वेव कहा जाएगा और एक वेव को एक वाइब्रेशन, एक दोलन को एक तरंग कहा जाएगा, एक तरंग को एक कंपन कहा जाएगा। और यहां पर जो ये डायग्राम बना है ये है एक वेव। तो एक वेव बनती कैसे है सर? एक क्रस्ट और एक ट्रफ से मिलके बनती है एक वेव। यानी कि सर एक तरंग कैसे बनती है? तो एक तरंग बनती है एक शिखर और एक गर्त को जोड़कर। यह है आपकी क्या, एक तरंग। एक क्रस्ट और एक ट्रफ बनाता है एक वेव। तो आप बताइए यहां पर कितनी वेव है? तो आप बोलेंगे यहां पर सर ये एक कंप्लीट क्रस्ट और ट्रफ है, ये एक कंप्लीट क्रस्ट और ट्रफ है। तो यहाँ पर है दो तरंगे। यहाँ पर कितनी तरंगे? दो। इस डायग्राम में कितनी तरंगे आपको देखने को मिल रही हैं? तो यहाँ पर आप देखें सबसे पहले एक क्रस्ट एक ट्रफ एक वेव, एक क्रस्ट एक तरफ दूसरी वेव, शिखर और गर्त तीसरी, एक शिखर एक गर्त चौथी। तो यहाँ पर चार वेव्स हैं, यहाँ पर चार तरंगे हैं, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर चार ऑसिलेशन हुई हैं, यानी कि चार दोलन हुए हैं। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर चार वाइब्रेशन हुई हैं, यहाँ पर चार कंपन हुई है। चलिए नोट कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो याद रखिएगा ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो नोट लिख लें इसे, नोट कर लें इसे फटाफट से, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइम पीरियड और उससे रिलेटेड फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति के बारे में। टाइम पीरियड भी आपको बताऊंगा कैसे समय निकालना है और कैसे आपको आवृत्ति निकालनी है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।